हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th का वीडियो बना रहा हूं। उस वीडियो का में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, और बोर्ड में जो चैप्टर आ रहा है उसमें से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और इसके जो 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस काफ़ी रेज होता है और हर एक साल इससे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डेरिवेशन की ज़रूरत है और इसको आप लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। सबसे बड़ी बात कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वह आप पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से क्लास 9 तक आपने लीनियर इक्वेशन जो है 1 वेरिएबल पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के बारे में मैं बात करूंगा पहले। वेरिएबल राइट, तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ax प्लस बी वेयर नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने ये जो इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी जो है वो लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस में a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर है वो 1 है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये आप क्लास 8 तक आपने पढ़ा है। तो इससे हम लोग लीनियर इक्वेशन में कहता हूँ जहाँ पर ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी हो सकता है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी हो सकता है, या a बाय बी एक्स प्लस सी हो सकता है इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या मैं ये लिख सकता हूँ a बाय बी एक्स इज इक्वल्स टू a बाय बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो ये जो लीनियर इक्वेशन हैं वह इतने टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाता है, और आपने इस लीनियर इक्वेशंस में ये वेरिएबल है वह आपका क्या है, 1 है। एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, इसलिए इसका नाम रखा गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मैं बोलूँगा द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, या मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है यहाँ पर लिख सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा जाना ज़रूरी है? इसलिए लिखा जाना ज़रूरी है क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी में यहाँ पर 2 अननोन हैं, x और y 2 अननोन हैं, और अगर a इज इक्वल्स टू 0 हो जाए या b इज इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर दोनों 0 हो जाए तो वह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा।
इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तभी हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कह पाएंगे। अगर इसमें से एक भी जीरो हो गया, यानी अगर ये जीरो हो गया या फिर ये जीरो हो गया, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो का होना ज़रूरी है, तभी हम इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ, या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 लिख सकता हूँ। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं उसे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलता हूँ, ठीक है। और इसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपने ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक नया टर्म क्लास 10th में जुड़ जाता है, उसका नाम है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा हो, जहाँ एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो तो उसे हम लोग साइमल्टेनियस बोलते हैं। यानी कहें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा वही हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, इन टू वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ, तो आप ये सही लगता है कि आप समझ गए होंगे, तो मैं आप लोगों को सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ। सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है? तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ linear equation, pair of linear equation in two variable is said to be simultaneous linear इक्वेशन कहलाता है। इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y प्लस 5 मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 0, या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। या फिर मैं इसी में एक और ऐड कर दूँ, मैं ऐड कर दूँ 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल, मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया और ये सेकेंड एग्जाम्पल लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर भी वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पड़ा। क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं और टू वेरिएबल्स में एक पेयर इक्वेशन है, वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं, टू अननोन्स हैं x y, इसमें भी, इस इक्वेशन में भी x y है और इस इक्वेशंस में भी x y है, यानी x और y जो है वो हमारा क्या है? अननोन है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखें, 2 3 3 4 ये हमारे क्या है? रियल नंबर हैं और इसमें भी 1 है दोनों में। x के साथ क्या है? कुछ नहीं होता है, 1 तो ज़रूर होता है। तो 1 और इसका 1,
यहाँ पर 1 -1, तो ये जो 1 है और -1 है वो हमारा कौन सा नंबर है, तो ये रियल नंबर है। और इस रियल नंबर से हम लोग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वन पेयर ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमल्टेनियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम किसकी बात करेंगे? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे, जहां पर वन पेयर ऑफ क्या होंगे? इक्वेशंस होंगे। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, इक्वेशन 1, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या कितने मिले इक्वेशन? 1 पेयर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो यहाँ पर जो होंगे वह सॉल्यूशन दो, जो सॉल्यूशन होगा ये देगा यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्यों यूनिक सॉल्यूशन देगा? क्योंकि इसके जो ग्राफ बनेंगे, यहाँ पर जो ग्राफ हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बनेगा वह x डैश y डैश y, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से कट करी, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है ये ग्राफ कुछ इस तरह से पास करे। तो ये जो ग्राफ इस तरह से पास करेगा, यानी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो इस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया। तो जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो मुझे दो यूनिक वैल्यू देगा x और y का, ठीक है। कहाँ देगा? तो एक इसके सामने और ये इसके सामने। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। तो x की वैल्यू ये x पर इंटरसेक्ट करता है यहाँ से, और ये y पर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी अल्फा और y की वैल्यू हो जाएगी हमारा बीटा। यानी ये इतनी सारी लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और इस लाइन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर दो लाइन क्या हुआ? इंटरसेक्ट किया। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, और उस यूनिक सॉल्यूशन का जो हम लोग कंडीशन निकालेंगे वह a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये हमें कैसा सॉल्यूशन देगा? तो ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम इसके x की वैल्यू और y की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, का मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कब? जब चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशंस को कि वह किस तरह के इक्वेशंस, किस तरह का सॉल्यूशन देगा। तो ये सॉल्यूशन जो देगा वह यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि यहाँ पर a1 बाई a2 इस b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर ये हमारा a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2,
तो यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन होंगे ये नो सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि जो इसके ग्राफ होंगे ये हमारा x हो गया और ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, ये हमारा y हो गया। तो इसके ग्राफ कैसे होंगे? तो इसके ग्राफ कहीं किसी पॉइंट पर ये पैरेलल ग्राफ देगा। यानी मान लीजिए ये a1x है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है वो पैरेलल है। ये आपस में ये दोनों लाइन अलग अलग ही जा रहा है। मतलब ये जो लाइन है वो अपना अलग लाइन जा रहा है, मतलब ये अलग जा रहा है, ट्रैक पर है, ये वाला अलग ट्रैक पर है। तो सॉल्यूशन देगा क्या? नहीं देगा। ये अपने आप में एक सॉल्यूशन हो, क्योंकि इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ये इटसेल्फ सॉल्यूशन है। बट अगर हम पूछा जाए कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में x और y के जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, तो इसमें पता चलता है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, यानी ये लाइन नेवर बी इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो ये लाइन कहीं पे आकर के वह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन भी नहीं देगा। तो सॉल्यूशन देने के लिए क्या होगा? इंटरसेक्ट होना जरूरी है या फिर कोइंसाइड होना जरूरी है। तो अगर कोइंसाइड हो गया तब भी सॉल्यूशन देगा, या इंटरसेक्ट कर गया तब भी सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन नहीं देगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि इसके जो सॉल्यूशन टाइप होंगे वो नो सॉल्यूशन देगा। और अगर हमें ये केस हमारा जो मैंने बताया आपको, ये हमारा केस क्या है? 2 है। ये हमारा केस क्या था? 1 था। अब मैं आप लोगों को केस 3 समझाता हूँ। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 दे दे, यानी सब कांस्टेंट दे दे, कांस्टेंट का मतलब सब इक्वल वैल्यू आ जाए, तब ये क्या होगा? इसके जो ग्राफ बनेंगे x डैश y डैश y, तब इसके ग्राफ जो बनेगा हो सकता है ये ग्राफ इस तरह से पास करे और इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू, और इसी के ऊपर ये एक लाइन और पास करे। तो ये क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब ये क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवर लैप कर गया, यानी दो लाइन एक ही लाइन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप्ड है। जब ओवरलैप्ड होगा मतलब कि अगर ये पेन है और इसके ऊपर मैंने दूसरा पेन रख दिया तो एक दूसरे के ऊपर सेम इतने ही शेप के होंगे। तो जब एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन भी इसके ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड कर गया तो इसके वैल्यू क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैंने बोलूँगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके 3 केसेस फॉर्म होते हैं। उसको मैंने ग्राफिकल तरीके से मैंने बताया आपको कि पहला लाइन में दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वह यूनिक सॉल्यूशन देता है। अगर यहाँ पर दो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला पॉइंट बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि ये नो सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल जा रहा है। तो जब कोई लाइन का इक्वेशन पैरेलल पास करे तो वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है, वह सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं देगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तब वह सॉल्यूशन देगा। और वो किस तरह का सॉल्यूशन देगा? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपने समझा ग्राफिकल मेथड से कि कौन सी इक्वेशन हमें ग्राफ सॉल्यूशन देगा, कौन सी इक्वेशन हमें सॉल्यूशन नहीं देगा, किस तरह का ग्राफ मुझे सॉल्यूशन देगा और किस तरह का ग्राफ हमें सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसको मैंने सॉल्यूशंस को दो मेथड्स में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कंसिस्टेंस और दूसरा है इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पर सॉल्यूशन जो होते हैं दो टाइप कंसिस्टेंस और दूसरा होता है नॉन कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। तो कंसिस्टेंस एंड नॉन कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस एंड नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट मतलब इसमें दो टाइप के आ जाते हैं। ये आपके क्या होगा, एक आएगा आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और दूसरा आएगा मिनी सॉल्यूशन। इसमें आएगा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। इसमें आएगा a1 by a2 is equals to not equals to b1 by b2 और इसमें a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। तो ये क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा और ये देगा हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इसमें क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैंने ग्राफिकल मेथड से समझाया, फिर कंसिस्टेंसी के बारे में बताया कि कंसिस्टेंट किसको कहेंगे और इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कंसिस्टेंस किसको कहेंगे। तो पहला कि अगर कंसिस्टेंस उसे कहेंगे जो सॉल्यूशन दे, जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable or two unknowns, that is called consistent, and inconsistent there is no solution, okay। there which equation, these equations which have not defined or not find thus any solution, that means no solution। ऐसी solutions जो कोई ऐसी equation जो कोई solution ना दे तो उसको हम लोग inconsistent बोलेंगे और जो solution दे उसको हम लोग consistent बोलेंगे। तो inconsistent जो को मैंने ग्राफ देखा कि वो लाइन पैरेलल पास कर रहा है, यहाँ पर लाइन जो यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक ही सॉल्यूशन देगा, वह हमने देखा कि इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस पर देखा कि हम लोगों ने एक लाइन जो है वह एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो जब ओवरलैप करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बताता हूँ कि ग्राफ से हम लोग कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर मैं ग्राफिकल इसमें सॉल्यूशन मेथड फॉर द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन two variable finding the methods for finding solution, ठीक है। सॉल्यूशन तो पहला हमारा है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड,
मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 मेथड हम लोगों को जो है वह लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके हैं। इस 4 मेथड से हम कोई भी सॉल्यूशन किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि और इसके अननोन के बारे में हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। तो पहला जो मेथड हम लोगों को पढ़ना है वह है ग्राफिकल मेथड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस आने हैं और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछा जाता है और इसके लिए 4 मार्क्स और 3 मार्क्स अलॉटेड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आप बना सकते हैं। इस मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इससे और इससे तो मैं नहीं कहूँगा कि कभी किसी ईयर में पूछता है या नहीं पूछता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी मेथड से हर एक साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में इसके वेटेज होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये 4 जो मेथड है वह कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इसके आता है एप्लीकेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन ले लें, जैसे कि मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 या 6 ले लीजिए, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट जो स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप उसमें पहले एक इक्वेशन का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से क्या कर लें कि 10 माइनस एक्स कर लें, एक दूसरे के ऊपर कोई भी ले सकते हैं, या तो आप x ले लें या y ले लें, बट इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आप एक डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इन एक मेथड एक जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, यानी y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। तो अब मैंने इसे एक क्या बना दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहला काम किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करने से पहले हमें ऐसा ड्रॉ कर लेना है और इसके बाद इसकी वैल्यू रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स वाई लिया, x की वैल्यू यहाँ पर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा 10। अगर y की वैल्यू यहाँ पर मैंने 0 रख दी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। ठीक है, अब यहाँ से मैं दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। तो मैं इसे अब लिख सकता हूँ यहाँ से कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं इसका भी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसका भी पॉइंट निकाल रहा हूँ। ये x है, y ठीक उसी तरह से x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप मैंने, पहला स्टेप में एक दूसरे को पहले मैंने इंडिपेंडेंट बना लिया और इसका हमने एक सॉल्यूशन जो है, इस पहले इक्वेशन की एक सॉल्यूशन निकाल ली, दूसरे इक्वेशंस की सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आप x डैश y डैश और y। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ये बड़ा हो गया है तो मैं यहाँ से छोटा छोटा ले रहा हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ले लिया। अब यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ले लिया। एक चीज़ का याद रहे कि इन दोनों का जो डेप्थ लेंथ है वह यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक बड़ा ले लिया एक छोटा ले लिया, ऐसा नहीं। डिस्टेंस जो होनी चाहिए वह इक्वल होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। एक यूनिट का मतलब इन दोनों के बीच का अगर 1 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब 1 यूनिट होगा और इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे ही ज़्यादा बेहतर होता है, ग्राफ पर ही एक्यूरेट सॉल्यूशन आएगा, इसलिए इसको ग्राफ पर ही बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर y की वैल्यू 10 आ गया, मैंने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लिया, ठीक। और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो इसका ग्राफ आप देखेंगे तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से पास करेगा, इस तरह से पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ -6 है और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 6 होगी। तो यहाँ से अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ से तो देखिए इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर गया और ये किसका इक्वेशन था x - y = 6 और ये किसका इक्वेशन था x + y = 10 का इक्वेशन था। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया तो देखिए ये यहाँ 8 है और ये यहाँ पर 3 है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से कि x = 8 एंड y = 3। एक यूनिक पॉइंट पर हमारा जो है वह सॉल्यूशन निकल के आ गया कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारा जो है 8 निकल के आ गया और y की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा। अगर मैं 8 रखूँगा तो y की वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये पॉइंट थोड़ा सा 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका इस तरह लाइन पे जाएगा और y की वैल्यू आपको 2 मिलेगा। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 8 हुई तो y की वैल्यू 2 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन में आप इसको फिट करें या आप ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वह हमारा 10 ये वैल्यू निकल के आया। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो जो भी इक्वेशंस हों। तो अगर अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि ये इंटरसेक्ट करेगा ही, मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरसेक्ट करे ही। तो ऐसा हो सकता है कि ग्राफ पैरेलल जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि ग्राफ कोइंसाइड कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर अगर पैरेलल कोई लाइन पास करता है इसमें, यहाँ पर तो मैंने देखा कि मैं इंटरसेक्ट कर गया, इसका सॉल्यूशन निकल गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्राफ पैरेलल ही पास करे तो वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोल देंगे देयर इज़ अ नो सॉल्यूशन। ओके, सो इसका x की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, y की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। और आप देखेंगे कि जब आपको कोइंसाइड करेगा तो आप वहाँ पर लिखेंगे x की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं नेक्स्ट वीक का हूँ या कल मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा और पूरा कंप्लीट एक चैप्टर सॉल्यूशन दूंगा। तो इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको
कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा और इसके जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सारा बताऊंगा आपको, और ग्राफिकल मेथड से कोशिश करूंगा कि आपको और क्वेश्चंस बता दूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। दूसरी बात ये है कि इसके एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सारा जानना ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसलिए जो है ईच एंड एवरीथिंग मैं इस पर डिस्कस करूंगा, और मैं कल कुछ वीडियोस इसके टॉपिक के अपलोड करूंगा। अब मुझे याद दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। आप लोग कैसे हैं?